Hello student, this is Subhashish Sharma from Sivjyoti Educational Group, Kota. Student, today we are going to start second chapter of your physical education and the chapter name is Sports and Nutrition. Student, in this chapter the first topic is balanced diet and nutrition. Student, what do you mean by balanced diet, nutrition? So student, let me know. Student, balanced diet and nutrition. A balanced diet is that which contains the proper amount of each nutrient. A balanced diet consists of all essential food constituents that protein, carbohydrate, fat, vitamin and minerals in correct proportion. Student, जैसा कि आपका पहला टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, तो बैलेंस डाइट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। वो डाइट जो पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। अब कोई डाइट बैलेंस्ड कैसे होगी, तो उसमें तमाम जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सब उसमें इंक्लूड है, तभी वो डाइट बैलेंस होती है। और वही बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखिए वर्ड में ही आ रहा है न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एक्सेट्रा, विटामिन। तो ये सारे चीज जो भी मैंने नाम लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सब क्या है, ये सब ही है न्यूट्रिएंट्स। ये जो आपका चैप्टर में सेकंड आपको दिख रहा है, आपको सेकंड सेंटेंस न्यूट्रिशन, यही न्यूट्रिशन इस चीज को बताता है। जो डाइट में, जो हमारा जो डाइट होता है, वो डाइट में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब जिसका जिसका भी मैंने नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये सब चीज़ हमें किस में मिलते हैं, डाइट में, जो डाइट हमारा बैलेंस होता है। एक बैलेंस डाइट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आखिर जैसे कि हम एक बैलेंस डाइट अपने बॉडी में लेते हैं, इनटेक करते हैं, तब हमें एक प्रॉपर वे में एनर्जी, प्रॉपर वे में हमारा बॉडी का वर्किंग और प्रॉपर वे में हमारा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन काम कर पाता है, वरना इसका प्रॉब्लम हमारे बॉडी को उठाना पड़ता है। एनर्जी लेस हो जाता है, बॉडी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए एक बैलेंस डाइट में हमें खुद को रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें तमाम सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे हेल्थ को मिले। तो स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो वो आता है आपका न्यूट्रिएंट्स का ही पार्ट, जो होता है मैक्रो एंड माइक्रो में। तो पहला टॉपिक तो हमने अपना कंप्लीट किया, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझा के आपको। अब हम देखेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब हम न्यूट्रिएंट का बात करते हैं तो भाई न्यूट्रिएंट भी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट थोड़ा बहुत मिल जाए तो भी चलेगा। तो इसे हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड से। कुछ न्यूट्रिएंट माइक्रो क्वांटिटी में हमारे बॉडी में चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट मैक्रो क्वांटिटी में हमारे बॉडी में हमें चाहिए। तो इसलिए न्यूट्रिएंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए मैक्रो एंड माइक्रो दिया हुआ है, मैक्रो में ये सब आ गए, माइक्रो में आपके ये सब आ गए। तो मैक्रो में जैसा देखिए, कार्बोहाइड्रेट, सुन के भी बड़ा लगता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट वो भी चाहिए। अब माइक्रो विटामिन और मिनरल्स। तो स्टूडेंट, जो ये मैक्रो है न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है, इसका आगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लिखना है, लेकिन आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो ये तीन पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट। द एलिमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन चीज को मिला दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक प्राकृतिक सामग्री है, मतलब हम कुछ खाते हैं तो उसी के थ्रू हमें हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो चीज हम खाते हैं वो तो नेचर से ही लेके खाते हैं ना, वो चीज तो हम नेचर से ही लेके खाते हैं, या हम मैजिक करके बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है, हम नेचर से लेके खाते हैं। तो इसलिए हम उसे कहते हैं प्राकृतिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है स्टूडेंट, दे रिक्वायर लेस वाटर इन द डाइट फॉर बीइंग डाइजेस्टेड, देयर प्राइमरी फंक्शन टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अपना बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। हमारे बॉडी में एनर्जी होगा तभी हम कोई वर्क को करेंगे, तभी हम कोई मूवमेंट, या अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी हम बॉडी का द्वारा जो भी कोई भी काम करते हैं, हमें उसमें एनर्जी थोड़ा बहुत लगता ही लगता है। और एनर्जी आता कहाँ से? वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड है, जो मील है, वो हमें लेना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सही बात है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल इसमें क्या हो गया? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या लिखा है आपके बुक में? स्पेशली द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैसे ही आप अगर आगे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्टडी हम करेंगे तो उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में हम और भी अच्छे से जान लेंगे। तो नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? हमारे बॉडी को बैलेंस में रखना, हमारे बॉडी को किसी एक्सीडेंट से बचाना। हमारे बॉडी को, अगर हम चल रहे हैं, मान लीजिए हमारा पैर फिसल गया, तो क्या हम सोच लिए तो हम अपने बॉडी को बैलेंस कर लेंगे? ऐसा नहीं है, हमारे बॉडी को हमें बैलेंस करना खुद से ही पड़ता है। तो वो कौन कराता है हमारे बॉडी में बैलेंस? वो करवाता है नर्वस सिस्टम, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का मेन इसमें रोल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जरा से भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ना इंसान उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना ठीक से लेट पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सोने का पोजीशन हमें ठीक रखना चाहिए, बैठने का, खड़े होने का, चलने का, भागने दौड़ने का। क्यों पोस्चर सही रखना चाहिए? क्योंकि ये सब का असर अगर अच्छा पड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर गलत पड़ता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरह का डिफेक्ट या इंजुरी आ जाती है तो हमारे लाइफ खराब हो जाने का चांस आ जाता है, हमारा प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा समझ लीजिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड सही है तो हम स्टैंड बाई मोड में रह सकते हैं, अगर सही नहीं है तो हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, लेट भी नहीं पाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनर्जी देता है। नर्वस सिस्टम भी आप समझ गए, जैसे हिंदी में हम तंत्रिका, तंत्र कहते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी को सभी तरह के मूवमेंट, एक्टिविटी, जो भी तरह का काम है उसको करने में हेल्प करता है। अब स्टूडेंट, हम थोड़ा और आगे चलते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन, स्टूडेंट चलिए जानते हैं प्रोटीन। Protein are the basic constituents of our cell. They are large molecules, so they cannot get directly into our blood. So protein in our food are turned into amino acid by our digestive system. Easy word में दिया है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। The human body needs 20 different amino acids to maintain good health and normal functioning, out of which 11 are manufactured by the body. So 9 remaining amino acid should be available from protein in our diet. Protein from tissues repair the broken tissues, regulate balance, water, oxygen, etc. They are body building foods. Foods rich in protein are egg, meat, fish, dairy product, well, pulses, nuts and सीरियल्स। स्टूडेंट, प्रोटीन आपने सुना होगा कि जिमर्स जो होते हैं, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है उसके बॉडी में? उसके मसल्स को बिल्ड करता है, उसके मसल्स के टिश्यूज को बिल्ड करता है, मसल्स को रिपेयर करता है। तो प्रोटीन का मेन जो वर्क होता है वो मसल से होता है, वो मसल से रिलेटेड होता है। हमारे बॉडी में जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, ये कैसे बने हैं? ये प्रोटीन से बने हैं। ये टिश्यूज, ये जो काफ़ी सारे सेल्स जुड़कर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू जुड़कर उसके बाद आपके मसल गेन करवाते हैं, मसल बनता है, इससे बिल्ड होता है। तो प्रोटीन का जो मेन रोल होता है वो मसल से रिलेटेड होता है, ये मसल को संभालता है। जो प्रोटीन होता है ये डायरेक्टली मसल में लगता है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ले लिए, ये भी तो मसल से बना है, इसमें भी तो प्रोटीन लगी हुई है। और हमारा जो मसल्स हमारे बॉडी के अपर पार्ट में देख रहे हैं, ये भी मसल्स ही है, तो इसमें भी प्रोटीन लगा हुआ है। अब हम क्या देखेंगे? फैट के बारे में। स्टूडेंट, फैट आपने अक्सर ही सुना है, आपको पता ही है। फैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये भी हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मिक्सअप है। फैट हैव अ वेरी हाई एनर्जी कंटेंट, ये एक बहुत हाई एनर्जी कंटेंट रखता है। फूड रिच इन फैट्स आर बटर, ऑयल, सॉसेज, चीज, फिश, चॉकलेट, ऑलिव्स एंड नट्स। If we do not take enough exercise on a regular basis, we become overweight. Student,
फैट आपको तो जैसे पता ही है, ये भी एक एनर्जी का ही सोर्स है, बट फैट हमारे बॉडी में ज़रूरी भी है। बिल्कुल फैट नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी बर्न करने के लिए फिर क्या मतलब, कुछ रहेगा ही कैसा, फिर क्या क्या कैसा होगा बॉडी में एनर्जी। तो स्टूडेंट, फैट रहना ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फैटी चीज़ खाएं और अपने बदन को फैटी बना लें ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी का कोई कमी ना हो, ऐसा भी नहीं है। अगर हम फैटी प्रोडक्ट या फैटी कोई चीज़ खाते हैं तो हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बर्न होगा तभी एनर्जी क्रिएट होगा। वो जब फैट बर्न ही नहीं होगा तो एनर्जी कैसे क्रिएट होगा। अब वर्कआउट करना, तब जाके वो फैट बर्न होता है, तब जाके वो एनर्जी में क्रिएट होता है और हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है। और ओवरवेट हम क्यों बोलते हैं किसी को, क्योंकि वो इतना फैटी चीज़ खा लेता है और टाइम से वर्कआउट नहीं कर पाता है, एक्सेस अमाउंट में फैट ले लेता है और वर्कआउट कर ही नहीं पाता और वो फैट जमा होते रहता है। जमा होते 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 उसका बॉडी वेटेड से ओवर वेटेड में चला जाता है। तो फैट का मतलब भी हम समझ गए यहाँ पे। तो स्टूडेंट, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट ने हमने समझ लिया, प्रोटीन भी हमने समझ लिया और फैट भी हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा साइड आ जाते हैं माइक्रो के पास। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है सबसे पहला विटामिन। ये हम आगे पढ़ते हैं तो पहले हम जान लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे कि पहला फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो पहले हम जान लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन को। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या आ जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के। तो विटामिन ए हम जानते हैं पहले। दिस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्या, विटामिन ए, ध्यान से सुनेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहते हैं, एंड ऑल्सो अफेक्ट द किडनी एंड नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट कर देगा अगर विटामिन ए का कमी आपको होगा। विटामिन ए किस किस चीज को खाने समय मिल जाता है, तो वो है आपका घी, एग योक, फिश, टोमेटो, पापाया, ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज एटसेट्रा। हम समझ गए विटामिन ए के बारे में। अब हम समझ लेते हैं इसके नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन्स। द प्रेजेंस ऑफ दिस विटामिन in the body enables the body to absorb calcium and phosphorus. Its deficiency causes rickets, softness of bones and teeth disease. आपको पता है रिकेट्स क्या होता है? आपने देखा होगा छोटे छोटे, तो अक्सर उनका पैर का हड्डी आपको देखने मिलेगा मुड़ा हुआ, ऐसा शेप में मुड़ा हुआ आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हड्डी का जो स्ट्रांगनेस है, वो हड्डी का जो मजबूती है वो चले जाता है। क्यों? विटामिन डी का कमी। विटामिन डी का सोर्स उसके बॉडी में आ ही नहीं रहा है डाइट के जरिए। विटामिन डी उसके बॉडी में इंटेक वो कर ही नहीं पा रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है उसे। क्यों? कुपोषण। अब माल न्यूट्रिशन होगा तो क्या विटामिन डी का कमी नहीं होगा? वो एब्सोल्युटली होना ही है, क्योंकि बॉडी तो ऑटोमेटिक विटामिन नहीं बनाता है ना। बॉडी में तो विटामिन हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है, लेना पड़ता है डाइट के जरिए। तो वही। तो अब हम देखते हैं, अगर सॉफ्टनेस बोन्स, हड्डियों में नरम, बहुत नरम हो जाता है हड्डी। उसके बाद और क्या है, टीथ डिसीज, दांतों के भी, दांत भी तो एक तरह का बोन्स है हमारा, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके सोर्सेस क्या क्या है कि क्या क्या खाते हैं, तो विटामिन डी को कंप्लीट कर लेंगे तो फिश, उसके बाद आपका सनलाइट, आपको पता है, वेजिटेबल, कोल्ड लीवर, ऑयल, मिल्क, क्रीम एंड बटर विटामिन डी के सोर्सेस हैं, जिससे हम विटामिन डी के सोर्स कंप्लीट कर लेंगे अपने बॉडी में। आगे क्या है, विटामिन ई। This is essential in increasing the fertility among men and women, as well as proper functioning of adrenal and sex glands. Its deficiency causes weakness in muscles and hearts. इसका deficiency भी आपको समझ में आ गया है, weakness in muscles and heart. Sources क्या क्या है इसके, green vegetable, sprouts, coconut oil, dry and fresh fruit, nuts, मिल्क, मीट, बटर एंड मीस। ये सब चीज को अगर हम लेते हैं तो विटामिन ई का जो सोर्सेस है हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आके हैं विटामिन के। विटामिन के, दिस इज हेल्पफुल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया एंड ब्लड डज नॉट क्लोट इजिली। ब्लड का क्लोटिंग होने में हेल्प करता है क्या, विटामिन के। जो रक्त का थक्का जिसे हम बोलते हैं, सर्कल सर्कल सा होता है, उसे क्लोटिंग होने में हेल्प करता है क्या, विटामिन के। अगर विटामिन के का कमी है तो वो क्लोटिंग नहीं हो पाता है।
और विटामिन के का कमी से एनीमिया का भी शिकार हो जाते हैं। एनीमिया मतलब ब्लड सेल बन ही नहीं पा रहा है, ब्लड सेल का ना बनना, रक्त की कमी एनीमिया का शिकार को दर्शाता है। कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, व्हीट, एग एंड मीट। स्टूडेंट, हमने विटामिन के बारे में भी जान लिया। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। हमने बताया वाटर सोल्यूबल विटामिन। हम ध्यान रखेंगे, हम माइक्रो में चल रहे हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चल रहे हैं, और इसका पहले ही पार्ट में अभी हम है जो है विटामिन। अब विटामिन में हमने पहला बता दिया आपको फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए डी ई के विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के बारे में आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन जो सेकेंड पार्ट में, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट, पहले तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम का ही ऐसी विटामिन का नाम हम देते थे, लेकिन कुछ रिसर्च हुआ उसमें और भी अंदर तक साइंटिस्ट लोग रिसर्चर्स लोग रिसर्च किए और इसके कुछ और भी पार्ट निकल गए, जिसे हम विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 ऐसे करके हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया आफ्टर रिसर्च, क्योंकि पहले ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता था। चलिए हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, तो इसे जानने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है। तो दिस विटामिन आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड आर सोल्यूबल इन वाटर सच एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा। देयर आर 12 विटामिन इन दिस ग्रुप। Some of them are B1, B2, B3, B6 and B12. They are necessary for growth, proper functioning of heart, liver, kidney and maintaining smooth skin. Its deficiency causes beriberi disease, pellagra and also decrease immunity. इसका सोर्स क्या क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, जिसमें हम लोगों को विटामिन बी का जो कमी वो पूरा होता है, वो है व्हीट आटा, मिल्क, नट्स, पीज, egg yolk and sprouts. तो स्टूडेंट, हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं विटामिन B1 के बारे में, जो इसमें बताया गया विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं। तो इट हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड्स, प्रमोट्स नॉर्मल एपिटाइट मीन्स भूख, and it's important in maintaining proper nervous system in function. नर्वस सिस्टम आपको मैंने बताया है नर्वस सिस्टम के बारे में। अब विटामिन B2 भी देख लेते हैं, जिसे हम रिबोफ्लाविन भी कहते हैं। इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड्स, प्रमोट्स गुड विजन एंड मेंटेन्स अ हेल्दी स्किन। इट ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट द अमीनो एसिड ट्राइफोस्फेन विच मेक अ प्रोटीन इनटू लाइसिन। अब वैसे ही हम देखते हैं B3 के बारे में। विटामिन B3 नाइसिन जिसे हम कहते हैं, इट वर्क्स विथ अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन टू मेटाबॉलिज फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। हम जो डाइट लेते हैं ना स्टूडेंट, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, और वही टुकड़े से सेल्स जो हमारे होते हैं, कोशिका जो में रहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करके हमारे मसल्स को दे देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, अगर शॉर्ट तरीके से समझे तो। आगे देखते हैं, विटामिन B3 इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, में नॉर्मल एंजाइम फंक्शन, डाइजेशन, प्रमोटिंग नॉर्मल एपेटाइट, हेल्दी स्किन एंड नर्व्स। समझ में आपको आ रहा होगा, इजी वे में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, विटामिन B6 जिसे हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इट इज ए की फैक्टर इन प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन हम उसे एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल की तरह से समझ सकते हैं, श्वेत रक्त कणिका जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, व्हाइट ब्लड सेल, जो घाव जो चोट हमें लगता है ना, तो वहाँ उसे ठीक करने में व्हाइट ब्लड सेल बहुत कोऑपरेट करता है, उसमें बहुत मदद करता है। अगर व्हाइट ब्लड सेल काम ठीक से नहीं करेगा तो आप देखेंगे वो चोट हमारा जो है टाइम से ठीक नहीं होगा, जल्दी सूखेगा नहीं। और जो शुगर पेशेंट जो शुगर के पेशेंट होते हैं, आपने देखा है उन्हें कभी चोट नहीं लगना चाहिए। अगर उन्हें चोट लग जाता है तो ठीक नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन का बहुत कमी है उनके बॉडी में, और ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा होता है उनका। हम आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच कैरीज ऑक्सीजन। विटामिन बी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कीपिंग
द लिम्फ नोड्स एंड थाइमस ग्लैंड हेल्दी। विटामिन B12 का इसके नेक्स्ट, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोबलामिन, इसे हम कहते हैं कोबलामिन। इट एड्स इन द बिल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, production of normal red blood cells and maintenance of the nervous system। स्टूडेंट, विटामिन B12 का पहले का बात हम कर रहे थे विटामिन B6 में, थोड़ा सा हम फिर से आ जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पायरिडॉक्सिन। फिर से हम पढ़ते हैं, इट इज अ की फैक्टर इन प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। Hemoglobin is a component of red blood cell which carries oxygen। ये हीमोग्लोबिन जो है ये RBC रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है, नॉट WBC। WBC जो है इसके आगे में लिखा हुआ है, जो है विटामिन B इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कीपिंग द लिम्फ डस नॉट एंड थाइमस ग्लैंड हेल्दी। जो लिम्फ होता है ना, इसे श्वेत रक्त कणिका हम कह सकते हैं, ये है व्हाइट ब्लड सेल, ये काम करता है किसी भी इंजुरी को ठीक करने में, व्हाइट ब्लड सेल। और जो RBC है इसे हम किस तरीके से जानेंगे, हीमोग्लोबिन से। हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, बट हीमोग्लोबिन जो है वो RBC के तरीके से हम इसे समझेंगे, जानेंगे। थोड़ा और इसके बाद हमने विटामिन B12 को रीड किया था, फिर से कर लेते हैं। विटामिन B12 को हम क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, कोबलामीन। कोबलामीन इट एड्स इन द बिल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो मेंटेनेंस है ये भी ये संभालता है। स्टूडेंट, अब लास्ट क्या हम थोड़ा देख लेते हैं, वो है हमारा विटामिन C। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कोर्बिक एसिड एंड इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसे एस्कोर्बिक एसिड भी हम कहते हैं, जानते हैं। इट कैनॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। Most plant and animal can produce their own विटामिन C। कुछ प्लांट और कुछ एनिमल अपना ओन विटामिन C क्रिएट कर लेते हैं, बट हम नहीं करते। हमें कुछ खाना पड़ता है जिसके सोर्स से हम विटामिन C को कंप्लीट करते हैं। विटामिन C इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हीलिंग ऑफ वोन्स। को पता है घावों को भरने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज यूज टू मेक द कोलेजन टिश्यू for healthy teeth, gums, blood vessels and bones। Deficiency of vitamin C cause scurvy। स्कर्वी क्या, जो हमारे दांतों के मसूड़े होते हैं, इससे जो ब्लीडिंग आता है इसे हम स्कर्वी कहते हैं। इसके प्रॉब्लम से ये भी होता है। तो हमने जान लिया विटामिन C के बारे में भी। अब स्टूडेंट, हमारे पास बचा हुआ है अब लास्ट मिनरल्स। हम मिनरल्स के बारे में अब हम समझेंगे। Minerals contain elements needed by our body in small quantity। Small quantity में चाहिए, मगर चाहिए क्या, मिनरल्स। But these are essential for proper growth and functioning of the body। A shortage of minerals can have severe effect on health। For instance, a long-term shortage of food containing iodine in pupil leads to thyroid gland disease। समझ में आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स में क्या क्या आता है। तो मिनरल्स में आ जाता है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, फ्लोरीन, कॉपर एंड जिंक। चलिए हम इन सब के बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब हम आयरन को समझेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया। इट्स सोर्सेस आर मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम नेक्स्ट चलते हैं, कैल्शियम। ये भी आपको पता होगा। कैल्शियम इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन, टीथ एंड ऑल्सो क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स एंड अस्थमा। इट्स सोर्सेस आर मिल्क, चीज एंड ऑरेंजेस। स्टूडेंट, अब हम फास्फोरस के पास चलते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग एनर्जी। Its sources are egg, fish, meat and unpolished rice। एक सोर्सेस है एनर्जी को मेक करने का, एनर्जी को बनाने का, क्या, फास्फोरस हेल्प करता है। आगे चलते पोटेशियम की तरफ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड कीपिंग सेल एंड ब्लड हेल्दी। इट्स डेफिशिएंसी वीकनेस एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। मसल और कमजोरी ला देता है, किस चीज का कमी से, अगर हम पोटेशियम का कमी करते हैं।
और ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए, ग्रोथ एंड अपना जो सेल है उसके बाद ब्लड को भी हेल्दी रखता है, अपने कोशिका जो अपना सेल है सेल्स हैं उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, इसमें भी ये हेल्प करता है बनने में। इट्स सोर्सेस आर कैरेट, बीट रूट, ओनियन, टोमेटो, ऑरेंज एंड मैंगो। थोड़ा हम और आगे चलते हैं सोडियम में। सोडियम इट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट्स सोर्सेस आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग्स। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आयोडीन सुना होगा आपने। इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस गोइटर एंड सोर्सेस आर सी फूड एंड सॉल्ट। सी फूड और सॉल्ट है जो सोर्सेस है आयोडीन का, और इसका कमी अगर हो जाता है तो हमें गले में, आपने सुना होगा घींगा नाम का एक डिसीज है, वो हो जाता है गले का, जो ये फ्रंट वाला जो ये है ये फूल के बड़ा हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। आगे चलते हैं, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द इनामल पॉलिश ऑफ टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल केयरिस। जो डेंटल प्रॉब्लम जो भी है ये फ्लोरीन की कमी से हमें देखने को मिलता है। फ्लोरीन अगर हम अपने बॉडी में ठीक तरीके से मिनरल्स लेते हैं और उसमें फ्लोरीन है तो हमारे डेंटल प्रॉब्लम हमें नहीं होता। दांत में एक लेयर होता है इनामेल, अगर वो हट जाती है तभी दांत हमारा जल्दी से जल्दी सड़ने लगता है, तो इनामेल लेयर को भी बनाने में और बनने में हेल्प करता है क्या, फ्लोरीन। आगे चलते हैं, कॉपर। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ओके, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व फाइबर फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग। ओके स्टूडेंट, नर्व फाइबर समझते हो, जो हमारे जो नसें हैं, उसके बाद हमारे जो मसल्स, जो फाइबर है नस के अंदर, नस भी तो एक तरह का मसल से ही बना हुआ है, नस क्या कोई प्लास्टिक या कोई मेटल से बना है, ऐसा नहीं है, ये भी एक तरह का मसल से ही बना हुआ है। तो उसमें नर्व फाइबर, उसमें भी कुछ फाइबर प्रोडक्ट उसमें भी लगा होगा, तो नस का जो ठीक तरीके से बनना, उसके बाद नस में भी जो ब्लड सप्लाई होता है तो उसके लिए नस में भी प्रेशर लगता है, वो प्रेशर को सहने के लिए नस को भी स्ट्रांग बनना पड़ता है, नस को भी इससे उसमें अपना वर्क को ठीक तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि नस के द्वारा ही हमारे बॉडी में सारी जगह पे ब्लड सर्कुलेट होता है, तो नर्व फाइबर को भी इसमें रोल आता है। और आगे क्या है, जिंक। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। सो स्टूडेंट, हमने ये भी समझ लिया, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम जो मिनरल्स के पार्ट हैं ये सारे ये भी हमने समझ लिया। अब हम क्या नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, वो है हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। स्टूडेंट, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, चलिए हम रीड करते हैं। फूड कंपोनेंट, वेदर दे आर न्यूट्रिटिव प्रोवाइडिंग कैलोरीज आर नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि वो कंपोनेंट्स जो, एक तो हम लोग फूड लेते हैं तो फूड में कुछ दो तरह के फूड हम ले लेते हैं कभी कभी, एक जो न्यूट्रिटिव होता है, एक नॉन न्यूट्रिटिव होता है, मतलब एक से जो हमारे हेल्थ में काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, और एक फूड जिससे न्यूट्रिशन मिलता तो है मतलब वो नामात्र होता है या कभी कोई तो मिलता भी नहीं है। तो हम देखते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, चलिए आइए। फूड कंपोनेंट, वेदर दे आर न्यूट्रिटिव प्रोवाइडिंग कैलोरीज और नॉन न्यूट्रिटिव नॉन प्रोवाइडिंग कैलोरीज। जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वाला फूड है वो हमारे बॉडी को कैलोरी दे देता है, और जो नॉन न्यूट्रिएंट वाला फूड है वो हमारे बॉडी को कैलोरी नहीं दे पाता है। आर प्रेजेंट इन ए मल्टीट्यूड ऑफ फूड एंड बेवरेज। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड not only provide a flavor to foods but they are also used to preserve foods in jams or jellies, provided food bulk and texture in ice cream and baked goods, enhance other flavor that's salty and aid in fermentation in breads and pickles। और आगे हम देखते हैं द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में अगर हम चलेंगे तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सब चीज आ जाते हैं न्यूट्रिटिव में, जो हमने पहले भी पढ़ा, ये सब हमने न्यूट्रिशन के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट फूड के बारे में पढ़ लिया। अब नॉन न्यूट्रिटिव फूड, इसमें फ्लेवर आ गया, टेस्ट आ गया, हल्का सा सॉल्टी सा, ऐसा जाम, जेली, आइसक्रीम में हमें एक्चुअली में दरअसल मिल जाता है ये सब। तो ये सब से क्या हमारे बॉडी को फायदे मिलता है, नहीं, हाँ कुछ फ्लेवर मिल जाती है, कुछ टेस्ट मिल जाता है। Non-nutritive component do not contribute to the energy, समझ लेंगे, कैलोरीज और न्यूट्रिशन। कैलोरी, न्यूट्रिशन, एनर्जी को कंट्रीब्यूट ये नहीं है, मतलब नहीं मिल पाता है ऑफ द बॉडी। सम non-nutritive component are essential for the body while other harm the body।
स्टूडेंट, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, फूड एडिटिव, प्लांट कंपाउंड, वाटर एंड रॉहेज और फाइबर आर सम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो स्टूडेंट, ये तो हमने आज समझ लिया बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए भी हमने समझ लिया, और न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव हम फिर से आपको बता देते हैं। न्यूट्रिटिव मतलब वो फूड जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, और नॉन न्यूट्रिटिव मतलब वो फूड जो न्यूट्रिशन से भरा नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम मात्रा में, जिससे हमारे बॉडी में कुछ मिलने वाला नहीं है, जैसा उसमें फ्लेवर, जाम, जेली, आइसक्रीम जो आपने बुक में अभी अभी देखा, ये सब आ गया। तो स्टूडेंट, इसके बाद के टॉपिक हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।